रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल एक बहुत ही चालाक लड़की थी। उसे तरबूज खाना बहुत अच्छा लगता था। उसके घर में जब भी तरबूज आता तो वो सबसे छुपकर चुपके से उसे खा लिया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ नीलम सबके लिए 3 बड़े बड़े तरबूज लाई और तरबूज देखकर काजल का भाई शिवम काजल से कहने लगा, देख ले काजल, मम्मी यहाँ 3 बड़े बड़े तरबूज लाई हैं। अगर इसमें से एक भी गायब हुआ ना तब तुझे बताऊंगा। मुझे क्या बताओगे? मम्मी तरबूज खाने के लिए ही तो लाई है, देखने के लिए थोड़ी। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, किसी का इंतजार नहीं करूँगी, मैं जाकर खा लूंगी। जिसको खाना है वो भी खा सकता है। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी ना? इसमें मानने जैसा क्या है? जिसको खाना है खा ले। अब मैं किसी को रोकती नहीं हूँ, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं खाने से? क्योंकि तू पूरा सफा चट कर देती है, किसी के लिए कुछ छोड़ती ही नहीं है। जिसको खाना है वो मेरे साथ ही खा ले, बाद में मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं भी देखता हूँ तू कैसे खाएगी। मैं अभी जाकर फ्रिज लॉक कर देता हूँ। शिवम इतना बोलकर फ्रिज लॉक करके चाबी जेब में रखकर सोने चला जाता है और शिवम को सोते देखकर काजल कहती है, ये क्या है? घर में तरबूज आया है और मुझे ही खाने को नहीं दे रहे। भाई को तो अभी बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। काजल चुपके से जाकर शिवम की जेब से फ्रिज की चाबी निकालकर तीनों तरबूज खा लेती है और तरबूज के छिलके शिवम के पास ही रख देती है और चुपके से वापस चाबी को शिवम की जेब में डाल देती है और कमरे में सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब नीलम आती है तो वो तरबूज के छिलके देखकर जोर से आवाज लगाकर शिवम को कहती है, अरे नालायक, तू सारे तरबूज खा गया। यहाँ तो एक से बचाओ तो दूसरा खा जाता है। मैंने नहीं खाया मम्मी, मैं तो तरबूज को काजल से बचाने के लिए फ्रिज में रख दिए थे वो, और फ्रिज को भी लॉक कर दिया था। इतने में कमरे में काजल आकर कहती है, ये क्या हुआ भैया? आप तो मुझे मना कर रहे हो और सारे तरबूज खुद ही खा गए। मैंने नहीं खाए, जरूर तूने ही मेरी जेब से चाबी निकालकर सारे तरबूज खुद खाए होंगे और मेरे ऊपर लगा रही है नाम। एक तो आपने सारे तरबूज खा लिए, ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि मैं खा गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि चाबी आपने अपने जेब में रखी है। चुप करो तुम दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह मत लड़ो। यहाँ तुम दोनों मिलकर तरबूज खा गए और अपनी माँ को ही पागल बना रहे हो। सच्ची मम्मी, मैंने नहीं खाया। पता नहीं कैसा समय आ गया है, घर से तरबूज भी चोरी होने लगे हैं। अब तो घर में तरबूज लाने से पहले भी सोचना पड़ेगा। नीलम इतना बोलकर गुस्से में चली जाती है और ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद काजल के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है और लड़के के घर से लड़का विनीत और उसकी माँ शांति आते हैं। शांति और विनीत को काजल बहुत पसंद आती है और सब बात करके रिश्ता पक्का हो जाता है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो काजल घर को अच्छे से संभालती है और कुछ दिनों बाद काजल अपनी सास शांति को कहती है, माँ जी बहुत दिन हो गए, घर में कोई फल भी नहीं आया। ठीक है, जा ले आ कोई भी फल। ठीक है, मैं अभी बाजार से तरबूज लेकर आती हूँ। अरे नास बेटी, यहाँ गर्मियाँ खत्म हो गई, अब तो गर्मी के सारे फल आसमान को छू रहे हैं और तुझे तरबूज खाना है। पता भी है कितना महंगा हो रहा है वो। महंगा है तो क्या, खाना छोड़ दे। अरे मायके वाले पैसे देने नहीं आते जो तुझे अब तरबूज खाना है। कोई सस्ता सा फल ले आ। काजल बाजार चली जाती है और तरबूज वाले के पास खड़ी होकर कहती है, भैया ये तरबूज कैसे दिए? 120 रुपए किलो है। काजल के पास तरबूज लेने के लिए पैसे नहीं होते तो वो फल वाले की नजर हटते ही 5-6 तरबूज उठाकर अपने थैले में रख लेती है और घर आ जाती है। घर पर उसकी सास शांति काजल को इतने सारे तरबूज लाते देखकर कहती है, अरे ये कहाँ से ले आई इतने सारे तरबूज? क्या तुझे रोड पे पड़े मिल गए या कहीं से चुरा लाई? कुछ ऐसा ही समझ लो, बहुत सस्ते मिल रहे थे इसलिए ले लिए मैंने इतने सारे, और ना ही चोरी करके लाई हूँ मैं। सस्ते में मिल गए इसलिए ले आई। तुझे इस टाइम कहाँ से सस्ते मिल गए? और अगर मिल भी गए तो क्या आप तरबूज खिला खिला कर ही मार देगी? तरबूज खाकर कौन मरता है? और वैसे भी आपको नहीं खाने तो मत खाओ, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं ही खा लूंगी। तो ये बोलना कि तुझे अच्छे लगते हैं, तू ही बैठकर ठूस ये तरबूज। ठीक है, मत खाओ, फिर बाद में मत बोलना कि मैं सारे खा गई। काजल इसी तरह रोज रोज करने लगी। वो बाजार जाती और सब्जी वाले की नजर हटते ही तरबूज चोरी कर लेती और घर में बहाना बना देती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और काजल को तरबूज चोरी करने की आदत लग जाती है।
रोज रोज इतने महंगे तरबूज लाते देखकर शांति को काजल पर शक होने लगता है और वो बोलती है, आखिर इतने महंगे तरबूज ये लाती कहाँ से है, और वो भी रोज इतने सारे तरबूज कहाँ से लाती है। पक्का इसने कोई बाहर यार बना रखा होगा, तभी तो इतने महंगे तरबूज ला रही है, या कहीं से चोरी तो नहीं करने लगी। आज शाम को इसका पीछा करूंगी, तब पता चलेगा। शांति काजल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लान बनाती है और शाम होते ही काजल के पीछे पीछे जाने लगती है और कुछ दूर काजल का पीछा करते करते बाजार आ जाती है और काजल को फल वाले से तरबूज चोरी करते हुए देखती है तो वो गुस्से में काजल के पास जाकर कहती है, क्यों री, तू तो बाजार से सस्ते तरबूज लाती थी ना, ये ही है तेरे सस्ते तरबूज। माँ जी, आप यहाँ कैसे आई? दोनों सास बहू की बात सुनकर फल वाला बोलने लगता है, अरे ये क्या है, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अरे ओ सब्जी वाले भैया, आपके पास जो ये आँखें हैं, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? क्या बोल रही हो आप बहन जी? आपके यहाँ से तरबूज चोरी होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता क्या? माँ जी, अब घर चलकर डांट लेना, यहाँ सबके सामने क्यों तमाशा बना रही हो? अब तुझे तमाशा लग रहा है? एक गरीब आदमी की आमदनी चुराती थी, तब तुझे वो तमाशा नहीं लगा? अच्छा, मतलब आप ही इतने दिनों से तरबूज चोरी करती थी और मैं अपने बच्चों को डांटने में लगा रहता था कि वो तरबूज खाकर झूठ बोल रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती? ये तरबूज के लिए तू चोरी तक करने लगी। आप तो मैडम अच्छे खासे घर की लगती हो, फिर आपकी चोरी कर रही हो। यहाँ हम जैसे तैसे करके घर चलाते हैं और आप हमारे पेट पर लात मार रही हो। मुझे माफ कर दो, मुझे बस तरबूज बहुत अच्छा लगता है और उसी की लालच में मैंने चोरी की। आपकी माफी से मेरा नुकसान थोड़ी पूरा होगा। आपका क्या है, आपने तो माफी मांग ली और मेरा जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, अब बोल, अब क्यों चुप खड़ी है? बोल, कौन करेगा इनकी भरपाई? माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने लालच में चूर होकर मैं सही गलत ही भूल गई थी। अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। भैया, आप भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास है तो मेरे लिए वही बहुत है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और भैया, आपका जितना भी नुकसान हुआ है मुझे बता दो, मैं पूरा कर दूंगी। काजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है और आगे से चोरी ना करने का वादा करती है। मोना अपने गद्देदार बिस्तर पर सो रही थी कि तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसकी आवाज सुनकर वो नींद में ही फोन रिसीव करते हुए बोलती है, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो इस वक्त निद्रावस्था में है। कृपया दोपहर के बाद पुनः प्रयास करें। धन्यवाद। उसकी बात सुनकर आशना अपने कान पर लगे फोन को देखते हुए बोलती है, कहीं मैंने किसी गलत इंसान को तो फोन नहीं कर दिया? इससे पहले कि आशना कुछ कह या पूछ पाती, मोना फोन कट कर देती है और एक बार फिर फोन बजता है, जिससे इरिटेट होकर मोना की नींद खुल जाती है और वो बोलती है, इसकी ऐसी की तैसी, कौन है जो मेरी नींद में बाधा बन रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज तो मोना की ही है, अभी पता चलेगा। बदतमीज, कत्तर की कमीज, कुत्ता तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, आम का अचार। आजा मेरे यार। मुझे पता था कि तू ही है कमीनी। इतने वक्त बाद तेरी आवाज सुनने को मिली है। आज कैसे याद कर लिया तूने मुझे? और मेरा नंबर किसने दिया? अरे बस, ऊपर वाला मेहरबान हो गया और मैंने इंग्लिश की बुक में देखा। अबे अक्ल की अंधी, इंग्लिश की किताब से मेरा क्या वास्ता? घोचू, पूरी बात तो सुन। कॉलेज के टाइम में मैंने नंबर इसमें लिख लिया था, तो वहीं से मिला। ओ अच्छा, वो सब छोड़, खास खबर क्या है वो सुना। अबे, तेरी सहेली का रिश्ता पक्का हो गया। भैंस की आँख, तेरा रिश्ता पक्का हो गया? हाँ, सगाई भी हो गई। 7 फरवरी को शादी है मेरी। वाह, बहुत खूब। रिश्ता भी पक्का हो गया, सगाई भी हो गई, और तू मुझे अब बता रही है? अभी थोड़ी बताना था। शादी करके 2-4 बच्चे पैदा करके तब खबर देती। यार, तू नाराज मत हो, अभी शादी में 1 हफ्ता है। प्लीज तू आजा, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। आती हूँ। मोना बात खत्म करके फोन रख देती है और शादी में जाने के लिए तैयारियां करने लगती है। अगले दिन वो बाय ट्रेन आशना के शहर आती है और उसके घर पहुंचती है, जहां रोहन नाम का एक लड़का बोलता है, ओ मिस, ऐसे कैसे अंदर घुसी जा रही हो? किससे मिलना है? ये लो बैग उठाओ और चलो, मैं होने वाली दुल्हन की बहन हूँ। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? ये लो कर लो बात।
मैं कोई ब्रह्मा हूँ जो तुम्हारे बारे में बताऊं? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं दुल्हन का भाई हूँ। भाई? अभी तो 2 साल पहले तक वो एक लौती थी, फिर ये अचानक से बहन के भाई का आविष्कार कहाँ से हो गया? जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भाई पेड़ से तो टपकने नहीं वाला। कहाँ खो गई? क्या हुआ? एक बात बताओ, क्या उसके पेरेंट्स तुम्हारे भी माँ बाप है, या फिर तुम बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? कह दिया ना कि मैं भाई हूँ बस। अबे बहन के भाई आयशा एक लौती है और उसका कोई भी सगा भाई नहीं है, तो तुम भाई के रूप में बहरूपिये तो नहीं हो? यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो? मैं उसकी मुंह बोली बहन हूँ। और मैं मुंह बोला भाई हूँ। दोनों की गलतफहमी दूर होने के बाद रोहन उसे कमरे तक पहुंचाता है और उसे देखकर मोना बोलती है, अबे मोटी, ये तू ही है ना? तू इतनी पतली कैसे हो गई? क्या बात है, हाथी ब्रांड आटा खाना छोड़ दिया क्या? तेरी बहन की शादी होने वाली है और तू अब भी मेरा मजाक बना रही है। अबे दिल पर मत ले, मजाक कर रही हूँ। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दुल्हन का मुंह बोला भाई रोहन दोनों हाथों में सूटकेस लिए हुए कमरे में आता है और बोलता है, ना जाने आपकी सहेली ने इस सूटकेस में कौन सा ईंट पत्थर भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसे उठाने में मैं खुद ही ना उठ जाऊं। अबे ओ खजूर के फल, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि मैं इसकी सहेली नहीं बहन हूँ, समझे? और इन दोनों बैग्स में शादी का सामान है। फिर ठीक है, सामान देखकर लग तो ऐसा रहा था कि हमेशा के लिए यहाँ डेरा डालने आई हो। छोटी सी बात को लेकर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तभी आशना उनके बीच आकर बोलती है, शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी शादी में आए हो या युद्ध में? मैं तुम दोनों की बहन हूँ, अब लड़ो मत प्लीज। पूरे घर में साज बाज और गीत बजने लगते हैं। चारों तरफ लगी फूलों की लड़ियां शादी के घर की रौनक को बढ़ा रही थी। जिसके बाद आशना की मेहंदी और संगीत की रस्म शुरू होती है और दोनों को बैठे हुए देखकर आशना बोलती है, अरे तुम दोनों मूर्त बनकर क्यों बैठे हो? अगर मेरे सगे भाई बहन होते तो ऐसे नहीं बैठते, बल्कि मेरी खुशी के लिए नाचते। बस इतनी सी बात। अभी देख तेरे ये मुंह बोले भाई बहन कैसे तेरे संगीत की रस्म में 4 चांद लगा देते हैं। क्यों रोहन? ये बात तो तुमने एकदम सही कही। रोहन और मोना साथ में डांस करके संगीत समारोह में रौनक लाते हैं। जिसके बाद आशना खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह, ये हुई ना बात। बस तुम खुश रहो दीदी। ऐसे ही वक्त के साथ सभी रस्में खत्म होती है और शादी का शुभ दिन आता है और घर के कामों को खत्म करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। बारात दरवाजे पर दस्तक देती है और दुल्हन की माँ सभी का स्वागत करती है। तभी दूर खड़े रोहन और मोना एक दूसरे से बातें करते हुए बोलते हैं, रोहन वो देखो जीजू के जूते। अभी वो मंडप के पास जाएंगे और जैसे ही अपने जूते उतारेंगे तुम्हें वो जूते वहाँ से गायब करने हैं। फिर मैं उन जूतों को छुपाऊंगी और फिर हमें नोट मिलेंगे। समझ गया, जाता हूँ। रोहन मोना के बात को गांठ बांधकर वहाँ से जूते चोरी करने जाता है। तभी उसकी नजर दुल्हन की बहन अंशिका पर जाती है और अंशिका बोलती है, ओ मिस्टर, इतना घूर घूर कर किसे देख रहे हो? जूतों को। क्यों, जूते खाने हैं? हाँ क्या? जी, मेरा मतलब है आप इन जूतों को अच्छी जगह छुपा लीजिए। वो देखिए, वो मेरी बहन है जो इन जूतों के पीछे नहा धोकर पड़ी है। अगर आप अपने भैया के पैसे बचाना चाहती हैं, तो मेरी बात मानिए। रोहन को इतनी देर लगाते देखकर मोना खुद से बोलती है, ये रोहन का बच्चा जूते चुराने गया है या अपनी दाल गलाने? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दोनों को बातों में उलझा देखकर मोना मौके का फायदा उठाकर जूतों को गायब कर देती है। थोड़ी ही देर में दूल्हा और दुल्हन मंडप में जाते हैं, जहां वरमाला की रस्म में आशना दूल्हे से ऊंचाई में छोटी पड़ जाती है और उदास होती है। जिसके बाद रोहन बोलता है, अरे आशना दीदी, क्या हुआ? देख रहा है ना तेरे जीजू से कितनी छोटी लग रही हूँ मैं। एक काम कर, तू मुझे उठा। अरे दीदी, ये कैसे होगा? उसी तरह जैसे कि दुल्हन के भाई करते हैं। अबे मोना, तू हंस क्यों रही है? दिमाग चला, कुछ कर। तू नहीं चाहती क्या कि हमारी बहन जीजा जी के गले में माला डाले? चाहती हूँ, और ये तो मेरे चुटकियों का काम है। मेरी एक शर्त मान ले, अभी कर दूंगी। हाँ बोल। मैं तुझे जूता चुराई में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। बोल, अब मंजूर है? हाँ मंजूर। रोहन की मंजूरी सुनकर मोना अपनी हाई हील अपनी मुंह बोली बहन आशना को पहना देती है। जिसके बाद आशना आसानी से दूल्हे को माला पहनाती है
जिसके बाद पूरे विधि विधान से शादी होती है और आरव बोलता है। मेरे जूते कहाँ गए? जूते ये रहे मेरे पास। आप कौन? ओहो, आप मुझे नहीं जानते? मेरा तो आपसे सबसे खास रिश्ता है। मैं आपकी इकलौती साली हूँ प्यारे जीजा जी। साली? ऐसे कैसे हो गया? मैं उसकी एकदम खास बहन हूँ। चलिए अब फिरौती की रकम निकालिए और जूते ले लीजिए। ठीक है साली साहिबा। आरव अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर उसे देता है और मोना बोलती है। ये क्या जीजा जी, इतनी कंजूसी? आज के जमाने में 500 रुपए से क्या होगा? इससे तो मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं आएगी। तो फिर आप ही बताइए कितने चाहिए? आप हमें 21,000 ही दे दीजिए, हम उतने में ही गुजारा कर लेंगे। ना चाहते हुए भी आरव को जूतों की भारी रकम चुकानी पड़ती है, जिसके बाद विदाई का समय आता है और मोना बोलती है। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम एक रस्म तो भूल ही गई। क्या भूल गई? कलीरे की रस्म अभी बाकी है। ओह हाँ, याद आया। आशना अपने चूड़े के कलीरों को गिराने की कोशिश करती है। तभी मोना बोलती है। अबे गिर जा, तू नहीं चाहता कि मेरी शादी हो? मोना ये बोल ही रही होती है कि तभी आशना के कलीरे का टुकड़ा उसके हाथों में आ गिरता है और वो बोलती है। मुबारक हो प्यारी बहन, अगला नंबर तेरा ही है। अपनी इस बहन को बुलाना भूलियो मत शादी में। इस तरह शादी और तमाम रस्मों के खत्म होने के बाद शादीशुदा जोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। तभी रोहन बोलता है। दीदी, आपका तो हो गया, मेरी शादी का जुगाड़ करना। मैं आपका भाई हूँ ना, मुझे आपकी ननद से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। इतनी जल्दी? अरे दीदी, आप नहीं चाहती कि मैं आपके मुंह बोले भाई से नंदोई बन जाऊं? प्लीज जीजू को पटा लेना और अपनी ननद से मेरी बात चलवा देना। ओके। इस तरह रोहन और मोना अपनी मुंह बोली बहन की शादी एंजॉय करते हुए वहाँ से विदा लेते हैं। तभी रास्ते में आरव बोलता है। बेबी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे 2 भाई बहन भी हैं। वो दोनों मेरे पक्के दोस्त हैं, इसलिए मैं दोनों को अपना भाई बहन से भी बढ़कर मानती हूँ। मतलब वो तुम्हारे मुंह बोले भाई बहन थे? हाँ। बीवी के मुंह बोले भाई बहन की टोली में 21,000 लुट गए। अगर सगे होते तब तो शायद कच्चे में ही घर आना पड़ता। हे भगवान, ये दूर के रिश्तेदार। और इसी के साथ मुंह बोली बहन की शादी की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।